नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एमए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध। क्या बताया गया है? शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, आज जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, मतलब उसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो क्वेश्चंस उसमें लिखे होते हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि भैया वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि भैया एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना, और आपने तो सिलेबस चेक किया ही नहीं था। तो वहाँ पर आपके पेपर नंबर 2 का नाम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध था ही नहीं। अब जब पेपर का नाम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध होगा ही नहीं तो ये क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सिलेबस चेक करें, आप अपने देखें 2 नंबर पेपर का नाम क्या है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध है तो अच्छी बात है, तैयारी तैयारी कीजिए। अगर 3 का है तो आप 3 के हिसाब से कीजिए, 4 का नाम है तो 4 के हिसाब से कीजिए, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं इसके हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आज आपका पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा, जहाँ तक है 1 से 2 पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। लेकिन आप ये पूरा वीडियो देखिए और बताइए मुझे कि सर पेपर नंबर 2 लेकर के आना है कि नहीं लेकर के आना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे लगे कि हाँ सर ने कुछ थोड़ा बहुत सरल कर दिया है, हमको पढ़ाया समझाया, हमें समझ में आ गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दूसरा नंबर पार्ट भी लेकर के आऊँगा। और ऐसे दूसरे पेपर को समाप्त करने के बाद तीसरा नंबर पेपर और चौथा नंबर पेपर, अभी 2 पेपर और बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना होगा जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस मिल पाएँ। ठीक है, उपलब्ध हो पाएँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के कोई 5 सिद्धांत बताइए। जो लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन है इसके 5 सिद्धांत कोई भी आपको यहाँ पर लिख देने हैं, बता देने हैं। तो आप लिखेंगे पहले भूमिका, पहले बनाएंगे। ठीक है, भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप सीधा केवल 5 जो सिद्धांत लिख देंगे तो बहुत छोटा आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको भूमिका बनाना बहुत आवश्यक है। तो आप लिखेंगे लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन शिक्षा में उत्तमता लाता है, मतलब बोल रहे हैं जो लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन है, ये जो शिक्षा होती है उसमें उत्तमता उत्तमता मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है, उसको और प्रभावशाली बनाता है। ये सारी चीज़ें जो है उसका कार्य होता है किसका? शैक्षिक प्रशासन का, लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का। आप लिखेंगे साथ ही देश के जो भावी नागरिक होते हैं उनमें लोकतंत्रीय भावना का क्या करता है? विकास करता है। जो भावी नागरिक होते हैं उनके अंदर लोकतंत्रीय भावना का विकास हो, ये भी किसका काम होता है? लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का होता है। फिर आप लिखेंगे लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। प्रमुख 5 सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं तो उनको आप यहाँ पर नीचे बता दीजिएगा। पहला सिद्धांत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। पहला सिद्धांत बताता है कि क्या करें? व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का जो पहला सिद्धांत होता है वो क्या होता है? व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ये वर्क करता है। ये पहला सिद्धांत हो जाता है। दूसरा सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। क्या है? प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। ये आपका जो है दूसरा सिद्धांत हो जाता है, मतलब आप ट्राई करते रहें, हो ना हो वो धीरे धीरे करके हो जाएगा एक दिन। ऐसे कोशिश अगर आप करते रहेंगे तो प्रयास आप करते रहें, लगातार रेगुलरिटी बनाए रहें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें 1-2 बार में। तो ये प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत, मतलब जो जो प्रयास किए जाएं वो पूर्ण हों किसी न किसी तरीके से, वो दूसरा सिद्धांत हो जाता है। तीसरा सिद्धांत होता है भौतिक तत्वों के प्रभावशाली उपयोग का सिद्धांत, मतलब बोल रहे हैं जो भौतिक तत्व हमारे आसपास उपलब्ध हैं उनका प्रभावशाली रूप से हम कैसे यूज करें, कैसे उपयोग करें उनका, ये आपका तीसरा सिद्धांत हो जाता है लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का। ठीक है। चौथा सिद्धांत बताते हैं कार्य के समुचित विभाजन का सिद्धांत, मतलब कार्य को क्या किया जाए, पूरे जितनी शाखाएं हैं सब में विभाजित किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक स्कूल चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति तो चला नहीं सकता है, उसमें कई सारे कार्य होते हैं और कई के कार्य के हिसाब से उनका डिपार्टमेंट भी बांटा जाता है। जैसे उसमें पहला कार्य किसका होता है? एक प्रबंधक की जरूरत पड़ती है,
प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है जो क्या करे एक प्रबंधक आता है जो स्कूल बनवाता है, एक प्रिंसिपल आता है जो पूरे स्कूल की देख रेख करता है, एक बाबू बनाया जाता है जो कागजी कार्रवाई करता है, फिर उसके बाद टीचर्स की आवश्यकता होती है जो पढ़वाते हैं बच्चों को, फिर चपरासी की ज़रूरत पड़ती है जो और काम करते हैं जैसे पानी वगैरह लाना हुआ, कुर्सी वगैरह रखना हुआ, व्यवस्था करना हुआ, ये सारे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या कर रहे हैं कि जो कार्य है, कार्य के समुचित विभाजन का सिद्धांत, ये कार्य जिसके जिसके लिए जो बनाया गया है उनके पास वो कार्य पहुँचे और वो उनको करें। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाता है, चौथा नंबर सिद्धांत हो जाता है लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का। पांचवा बताते हैं नीति एवं कार्यक्रम के निर्धारणों में रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत। मतलब बोल रहे हैं जो नीति और कार्यक्रम होते हैं उनका जब निर्धारण होता है तो उसमें रचनात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण हो, ये भी जो है किसका काम होता है, लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है। ये पांचवा सिद्धांत हो जाता है किसका, लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पांच के पांचों जो है सिद्धांत के बारे में बता दीजिएगा। आई होप ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में आपको अंतर बताना है, कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। तो आप लिखेंगे पर्यवेक्षण जो होता है वो संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। मतलब कोई भी संस्था चल रही है तो कोई भी संस्था चलेगी तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमियां जरूर आएंगी, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। कोई भी चीज़ आप करेंगे तो दिक्कतें तो आती रहती हैं, तो उनको कैसे सुधार किया जाए, उनमें कौन सी कमियां हैं, उनको कैसे सुधार करना है, कब सुधार करना है, ये कार्य कैसे होता है, पर्यवेक्षण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पर्यवेक्षण के द्वारा होता है। जबकि जो निरीक्षण होता है यह एक नियमित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भी विद्यालय की व्यवस्था को समुचित बनाना है। ठीक है, और बताते हैं कि जो आपका निरीक्षण होता है ये भी क्या होता है, यह भी एक नियमित कार्यक्रम है। मतलब रोज चलने वाला, नियमित एक नियम से चलने वाला कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको समुचित बना सके। ठीक है, क्या बना सके, समुचित बना सके। दोनों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहले अंतर की अगर हम बात करें तो पहला अंतर कहता है कि निरीक्षण जो है विद्यालय में प्रचलित स्थितियों की क्या करता है, जांच और विद्यालय की कमियों को स्पष्ट करता है। कौन करता है, निरीक्षण। निरीक्षण का कार्य क्या होता है कि जो विद्यालय में प्रचलित स्थितियां हैं, मतलब जो अभी तत्काल में स्थितियां जैसी हैं उनकी वो जांच करेगा और साथ ही साथ विद्यालय में कौन कौन सी कमियां हैं उनको स्पष्ट करेगा, मतलब हमें बताएगा। ठीक है, जबकि पर्यवेक्षण संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था के सुधार से संबंधित है। और जो आपका पर्यवेक्षण होता है ये संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था, ठीक है, संपूर्ण मतलब विद्यालय से जुड़ी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, विद्यालय से जुड़ी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके सुधार में, उनके सुधार से संबंधित आपका कौन होता है, पर्यवेक्षण होता है। ठीक है, निरीक्षण जांच करने का काम है और पर्यवेक्षण सुधार करने का काम है। इस तरीके से आप जान सकते हैं, एक जांच करेगा दूसरा सुधारेगा, इस तरीके से आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो अंतर यहाँ पर बताते हैं, दूसरा अंतर बताया गया है कि निरीक्षण आधिकारिक होता है जबकि पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक, सहयोगी एवं प्रेम की भावना रहती है। मतलब बोल रहे हैं जो निरीक्षण होता है या कैसा होता है, आधिकारिक होता है। आधिकारिक मीन्स एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अधिकारियों के हाथ में होता है, अधिकारियों के हाथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो निरीक्षण करते हैं, ये एक आधिकारिक कार्य होता है जिसको करना ही होता है। जबकि जो पर्यवेक्षण होता है यह लोकतांत्रिक, सहयोगी एवं प्रेम भावना रहती है। मतलब बोल रहे हैं और जो पर्यवेक्षण होता है इसमें लोकतांत्रिक आपको, और उसके बाद सहयोगी, सहयोग किसी किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, प्रेम भावना भी रहती है, इतनी सारी चीजें होती हैं पर्यवेक्षण के अंदर। जबकि निरीक्षण क्या होता है, आधिकारिक होता है, एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, दो व्यक्ति को दे दिया जाएगा, उनको करना ही है, वो किसी से सहयोग ले न लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर जो अंतर बताते हैं, तीसरा अंतर यहाँ पर क्या बताते हैं कि निरीक्षण जो होता है ये आपका अल्पकालिक होता है। क्या होता है, अल्पकालिक, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए निरीक्षण होता है। इसमें व्यवस्था से संबंधित सुझाव नहीं होता है, मतलब इसमें व्यवस्था से संबंधित कोई भी सुझाव नहीं दिया जाता है। जबकि पर्यवेक्षण जो होता है ये अनवरत होता है। अनवरत मतलब लगातार चलने वाला होता है, ये 24 घंटे 7 दिन चलने वाला होता है और इसमें सुझाव तथा प्रेरणा की प्रमुखता होती है। इसमें क्या होती है, ये सुझाव भी देता है और मोटिवेशन भी देता है। कौन देता है, आपका पर्यवेक्षण। जबकि निरीक्षण ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, ना वो सुझाव देता है, ना ही उसकी ना ही वो प्रेरणा देता है, ना ही वह सुझाव देता है। उसका कार्य केवल होता है जांच करे और क्या करे,
हमें बता दे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसमें सुधार कैसे किया जाएगा और वो हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी उसको पूरा करने की, तो ये सब कार्य किसका होता है, पर्यवेक्षण का होता है। चौथा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है। निरीक्षण में क्या होता है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता है। पर्यवेक्षण रचनात्मक नेतृत्व पर आधारित होता है। किस पर होता है, रचनात्मक नेतृत्व, मतलब कि कोई कार्य करने से पहले, कोई सुधार करने से पहले उसका एक मोटी मोटा जो है क्या किया जाता है, ग्राफ वगैरह बनाया जाता है। ग्राफ आप समझ सकते हैं, या तैयारी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके की जाती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रचनात्मक नेतृत्व कहलाता है, ठीक है। तो पर्यवेक्षण में रचनात्मक नेतृत्व होता है, जबकि निरीक्षण में नेतृत्व का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता है, ठीक है। पांचवा बताते हैं कि निरीक्षण औपचारिक है, जबकि पर्यवेक्षण अनौपचारिक है। मतलब बोलते हैं निरीक्षण कैसा होता है, आप औपचारिक होता है, मतलब कानूनी होता है। निरीक्षण जो किया जाता है वो क्या होता है, जांच, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जांच क्या आती है, वो कानूनी होती है, जो कुछ भी होगा देख रेख में होगा, 2-4 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए होगा, तो वो अपना करके और औपचारिक रूप से लिखित लेखा जोखा दे करके अपने चले जाएंगे वहाँ से। लेकिन जो आपका पर्यवेक्षण होता है ये अनौपचारिक होता है, इसमें कोई लेखा जोखा नहीं होता है। जो आपको कमियां दिखाई पड़ रही हैं उनको आज सुधारें या कल सुधारें या 4 दिन के बाद सुधारें, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो आपको करना होता है, वो किसी प्रकार का औपचारिक अनौपचारिक कार्य, वो औपचारिक कार्य नहीं होता, अनौपचारिक कार्य होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इलीगल होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। छठा बताते हैं, छठा अंतर कि निरीक्षण जो होता है वो असहयोगी प्रक्रिया है, जबकि पर्यवेक्षण सहयोगी प्रक्रिया है। निरीक्षण में किसी का सहयोग नहीं किया जाता है, लिया जाता है, जबकि पर्यवेक्षण में सहयोग लिया जाता है। सातवां अंतर बताते हैं कि निरीक्षण में आत्मगत तत्वों का आधिपत्य होता है। क्या होता है, आत्मगत तत्वों का आधिपत्य किस पे होता है, निरीक्षण पर होता है, जबकि पर्यवेक्षण में वस्तुगत तत्वों पर बल दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, वस्तुगत तत्वों पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से आप 7 अंतर जो है पर्यवेक्षण और निरीक्षण पे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नेतृत्व की विभिन्न शैलियों के नाम बताइए। नेतृत्व की कौन कौन सी शैलियां हो सकती हैं, उनके आपको यहाँ पे नाम बताने हैं। तो आप लिखेंगे हाउस एवं हाउस तथा डेस्लर ने नेतृत्व के निम्नलिखित प्रकार की शैलियों का उल्लेख किया है। किसने, हाउस एंड हाउस, ठीक है, तथा डेस्लर ने नेतृत्व की कई प्रकार की शैलियों के बारे में बताया जो यहाँ पर दी गई हैं। पहला बताते हैं कि निर्देशानुमुख नेतृत्व। निर्देशानुमुख जो है निर्देशानुमुख मतलब कि जिसमें निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार का एक नेतृत्व ऐसा भी होता है जिसमें निर्देश दिया जाता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो निर्देश देता है, वो एक नेतृत्व होता है। दूसरा नेतृत्व बताते हैं सहयोगात्मक। सहयोगात्मक मतलब किसी की सहायता के साथ जो है क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, सहायता लेकर के नेतृत्व करते हैं, ये दूसरे प्रकार का नेतृत्व होता है। तीसरा उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व, मतलब कोई ऐसा है जो जिसको किसी प्रकार की पहले से उपलब्धि प्राप्त है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी एग्जाम को क्रैक कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, दूसरे को सिखाएंगे और उसको आप क्लियर करवाएंगे। तो उपलब्धि प्राप्त उन्मुख नेतृत्व जो होता है, ये इसमें क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है एक्सपीरियंस वाला जो उस कार्य को करवाता है, वो नेतृत्व करता है उस जगह पे, वो आपका होता है उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व। चौथा बताते हैं भागीदारी पूर्ण नेतृत्व। भागीदारी पूर्ण नेतृत्व जो होता है, इसमें क्या होता है कि दो लोग आधे आधे ही तरीके से अपनी भागीदारी करते हैं, मतलब साझा करके कोई कार्य करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो आपका भागीदारी मतलब कुछ कार्य को कुछ लोग एक लोग करते हैं, कुछ कार्य को एक लोग करते हैं। तो इस प्रकार से 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं जो किसी चीज़ का नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपका हाउस एंड हाउस एवं डेस्लर के अनुसार है। अब आगे आप लिखेंगे विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की निम्नलिखित शैलियाँ बताई हैं। मतलब कुछ शैलियाँ जो है अलग विद्वानों ने बताया। पहला बताया गया है लोकतांत्रिक शैली। इसमें होता है एक तांत्रिक शैली भी इसे कहते हैं। सुरक्षात्मक शैली, इसमें जो है आपका सुरक्षात्मक जो होता है इसमें आता है स्वयं सक्षम शैली। गुप्तचर वाला होता है, इसमें आता है वैज्ञानिक नेतृत्व शैली। वैधानिक होता है, इसमें व्यक्तिगत एवं समयानुसार शैली आती है। और पांचवा संरचना, इसमें प्रारंभ विचारपूर्ण शैली आती है। तो इस प्रकार से आप जो है 5 प्रकार की शैलियों के बारे में यहाँ पर भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि पर्यवेक्षण की समस्याएं क्या हैं, आपको यहाँ पर बतानी है।
ठीक है। पर्यवेक्षण की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। तो आप लिखेंगे कि भारत में प्रभावशाली पर्यवेक्षण के मार्ग में अनेक समस्याएं व बाधाएं आती हैं। ठीक है, जो प्रभावशाली पर्यवेक्षण होता है भारत में, उसमें उसके मार्ग में जो है कई सारी प्रकार की समस्याएं व बाधाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या की गई हैं, बताई गई हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी बताई गई हैं। पहली जो बाधा देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि पर्यवेक्षकों में प्रभावशालिता का अभाव होता है। मतलब पर्यवेक्षक लोग जो होते हैं वो अपना प्रभाव नहीं बना पाते हैं, ये पहली बाधा होती है। दूसरी बाधा बताते हैं कि पर्यवेक्षण की परंपरागत अवधारणा में आस्था। पर्यवेक्षण जो होता है वो परंपरागत अवधारणा, मतलब जो बाबा दादा करते आए थे वही ये भी करते हैं, इसमें थोड़ा भी बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं, थोड़ा भी चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसे पहले हो रहा था वैसे अब भी हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है। तीसरी जो बाधा आती है वो आती है वास्तविक अनुभव का अभाव। किसी के पास वास्तविक अनुभव नहीं होता है, बस कहा सुना सभी लोग मानते हैं और उसी हिसाब से कार्य करते हैं, तो इसमें वास्तविक अनुभव का क्या होता है, अभाव होता है। चौथा जो बाधा आती है वो आती है सीमित एवं अपर्याप्त आपसी संबंध। मतलब इनमें जो संबंध, आपसी संबंध होते हैं वो सीमित होते हैं और अपर्याप्त होते हैं। पूर्ण रूप से अच्छे संबंध ना होने के कारण भी जो है आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं कि ये भी जो है पर्यवेक्षण की एक बाधा बन जाती है। ठीक है, पांचवी बाधा बताते हैं कि शिक्षकों में पर्यवेक्षण का भय। शिक्षकों में जो होता है पर्यवेक्षणों का भय होता है, मतलब एक डर सा रहता है इनके अंदर, खुल के चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, एक डर सा उनके अंदर बना रहता है। ठीक है, छठा आपका बताते हैं शिक्षकों में असहयोगात्मक रवैया। मतलब टीचरों में क्या होता है कि कंपटीशन रहता है, वो एक दूसरे को देख के जलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो असहयोगात्मक, मतलब सहयोग ना करने की जो उनके अंदर रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है, ये भी जो है एक बाधा के रूप में देखने को मिलता है। सातवां बताते हैं शिक्षक स्वायत्ता का प्रभाव। शिक्षक स्वायत्ता मतलब शिक्षक जो होता है, जो वो अपने आप को ही मालिक समझने, अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, मतलब उसके अंदर ये भावना हो जाती है कि मैं हूँ, मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ। तो ये जो है ये भी एक बाधा के रूप में देखने को मिलता है। आठवां बोलते हैं आलोचना के कारण विरोध भावना का भय आदि। मतलब बोल रहे हैं कि आलोचना के कारण जो है विरोध भावना का जो है डर रहता है, ये भी जो है आपका 8वीं नंबर बाधा हो जाती है। तो इस प्रकार से 8 बाधाओं के बारे में आप यहाँ पर बता दीजिएगा। आई होप ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रबंध के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रबंध एक सुनिश्चित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब बोलते हैं जो प्रबंध होता है वो एक सुनिश्चित, मतलब पहले से ही निश्चित होती है और उसका एक उद्देश्य भी होता है। इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है और उसका एक उद्देश्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसके प्रकारों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मतलब इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से यहाँ पर कुछ बताए गए हैं। पहला प्रकार बताया गया है वित्त प्रबंध। मतलब पैसों को का प्रबंध कहाँ से हो, ये आपका वित्त प्रबंध कहलाता है। उत्पादन प्रबंध, मतलब चीज़ें कैसे ग्रोथ की जाएं और बढ़ा के मतलब देखिए स्कूल से ही संबंधित तो होती नहीं है, ये कई चीज़ों से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित। तो जो उत्पादन हो रहा है, जो पैदावार हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट को पढ़ाने को लेकर के हो, चाहे किसी फैक्ट्री में किसी सामान को लेकर के हो, उसका भी प्रबंध किया जाता है। तीसरा जो प्रबंध बताते हैं वो बताते हैं वितरण प्रबंध। मतलब हमें कैसे चीज़ों को बांटना है, इसका भी प्रबंध होता है। क्रय प्रबंध मतलब हमें खरीदना कैसे है, ये भी एक प्रबंध होता है, इसको भी प्रबंध किया जाता है। पांचवा बताते हैं सेवी वर्गीय एवं क्रमिक प्रबंध। सेवी वर्गीय एवं क्रमिक, जो सेवा करने वाले होते हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कर्मचारी लोग होते हैं, उनका भी प्रबंध किया जाता है। कार्यालय प्रबंध, मतलब कि ऑफिस से जुड़ा हुआ प्रबंध भी किया जाता है। सातवां बताते हैं रख रखवार प्रबंध। मतलब चीज़ों को सिक्योरिटी कैसे प्राप्त करवानी है, उनका भी प्रबंध करवाया जाता है, गार्ड्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार से रख रखवार हो पाए। यातायात प्रबंध, मतलब चीज़ों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, ये भी एक प्रकार का प्रबंध होता है। और नौवां प्रबंध बताते हैं विकास प्रबंध आदि। मतलब उसको और कैसे डेवलप किया जा सके, ये भी एक प्रकार का प्रबंध ही होता है। तो इस प्रकार से आप 9 प्रबंध के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका छठा नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि डाइट के 5 प्रमुख कार्य लिखिए। डाइट के कितने 5 प्रमुख कार्य आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे
कि ये संस्था उत्तम कोटि की पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। मतलब बोलते हैं जो ये शिक्षा बनाई गई है, ये संस्था जो बनाई गई है, ये उच्चम कह रहे हैं उत्तम कोटि की पूर्व सेवा मतलब पहले जो सेवा की जाती है उस प्रकार की सेवाकालीन प्रशिक्षण, मतलब जो पहले सेवा से पहले, जैसे आप कोई कहीं भी ये देखिए ये शिक्षा से संबंधित होता है, तो कोई भी टीचर पढ़ाने जाए उससे पहले उसको कैसे पढ़ाना है इन सारी चीज़ों के बारे में, या जो टीचर अभी प्रेजेंट समय में पढ़ा रहा है लेकिन वो उस तरीके से वो कला नहीं जान पा रहा है, वो तरीका नहीं जान पा रहा है, तो उसके लिए तो या तो आप पढ़ाने से पहले या जो पढ़ा रहे हैं तो आप इसमें आपको क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है, आपको सिखाया जाता है। इसके लिए जो है क्या किया गया था, डाइट संस्था को स्थापित किया गया था। अब बता रहे हैं अब तक 363 जिला एवं प्रशिक्षण संस्था स्थापित हो गए हैं। मतलब बोल रहे हैं 363 जिलों में क्या हुए हैं, प्रशिक्षण संस्था को स्थापित किया गया है। बताते हैं ये संस्था प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों को संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा होती है, ठीक है, उनको तथा प्रौढ़ शिक्षा दोनों प्रकार की जो प्रणालियां हैं उनमें क्या करती हैं, संसाधन सहायता प्रदान करवाती हैं कि संसाधन उनको प्राप्त हो सकें। साथ ही ये संस्थान प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों एवं प्रौढ़ शिक्षा व गैर औपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा के न्यूनतम स्तर की कार्यनीति के प्रति उन्मुख करना तथा इनमें भाषा गणित तथा पर्यावरण अध्ययन पर बल देना। मतलब बोल रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा के न्यूनतम स्तर, शिक्षा का जो न्यूनतम स्तर होता है, जो कार्यनीति होती है उसके प्रति क्या करते हैं, उन्मुख करते हैं, मतलब उनको उत्तेजित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। साथ ही साथ भाषा मतलब लैंग्वेज, गणित मतलब मैथ और पर्यावरण मतलब क्या होता है आपका इन्वायरमेंट संबंधित जो अध्ययन होता है इस पर बल देता है कि ये चीज़ें इनको मिनिमम तो सीखनी चाहिए, उनको भाषा का ज्ञान हो, गणित हो और पर्यावरण, इतनी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है डाइट के जो है 5 प्रमुख कार्य यहाँ पर आराम से बता दीजिएगा। पांचों यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा संस्थाओं क्या करती है, संसाधन प्रदान कराती है, पहला कार्य हो गया। दूसरा बताते हैं कि ये संस्था क्या करती है, प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को और जो प्रौढ़ शिक्षा है, ठीक है, वह गैर औपचारिक शिक्षा के क्रमिक जो होते हैं उनको प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान कराती है। फिर बताते हैं प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उनकी शिक्षा की न्यूनतम कार्य नीतियों के प्रति उनको क्या करती है, उन्मुख करना, साथ ही साथ भाषा गणितीय एवं पर्यावरण के पर अध्ययन पर बल देना। इस प्रकार से आप बता दीजिए। अलग अलग करके अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला इसका कार्य क्या हो जाता है, पहला कार्य होता है कि ये क्या करती है, प्राथमिक शिक्षा को संसाधन सहायता प्रदान करती है। दूसरा कार्य होता है प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली को भी सहायता प्रदान करती है। तीसरा कार्य होता है यह संस्था प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को क्या करती है, गैर औपचारिक शिक्षा को प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान कराती है। साथ ही साथ प्रौढ़ या गैर औपचारिक शिक्षा, देखो शिक्षकों को पहले क्या करती है, शिक्षकों के लिए क्या करती है, अगला आप लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे शिक्षकों के लिए ये क्या करती है, प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान कराती है। साथ साथ गैर औपचारिक या फिर प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराती है, ठीक है। 4 हो गए। प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा की न्यूनतम कार्यनीति के प्रति उन्मुख करती है। 5 हो गया। गणित, भाषा, गणित, पर्यावरण इनके अध्ययन पर बल देती है। 6 कार्य आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं, तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आई होप ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, सेकेंड पार्ट लेकर के आना है कि नहीं लेकर के आना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।